2020 में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे, गुजरात चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। सबकी निगाहें गुजरात चुनाव पे टिकी हुई हैं और हिमाचल के साथ ही काउंटिंग होगी। ये पहले से ही तय कर दिया गया था, लेकिन डेट कब होगी इसका इंतजार अब खत्म हो गया है। अब तो ये होगा कि आखिर गुजरात के रण में होगा क्या। ये भी हम आपको बता दें कि चेहरे भी साफ हैं। बेशक देश के प्रधानमंत्री बन गए हो नरेंद्र मोदी, लेकिन गुजरात में अभी चेहरा बीजेपी की ओर से नरेंद्र मोदी ही होगा। साथ ही कांग्रेस की ओर से भी साफ कर दिया गया है कि हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। यानी कि यह चुनाव सीधा सीधा नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी कहा जाता है। कैसा रहेगा चुनाव, सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद अब एक बार फिर देश की राजनीतिक हलचलें जो है वो सारी फोकस गुजरात चुनाव पे होकर के रह गई हैं। और बेशक हिमाचल में चुनाव होगा साथ में, लेकिन गुजरात में निगाहें सबकी टिकी रहेंगी कि क्या छठी बार बीजेपी वहां अपना परचम लहरा पाएगी या फिर कांग्रेस वापसी करेगी। 1995 के बाद 2012 तक लगातार कांग्रेस वापसी करने का बेअंता इंतजार कर रही है, लेकिन अभी तक अपना खाता नहीं खोल पा रही है सत्ता के लिए। चलिए हम आपको दिखाते हैं पूरा क्या मुद्दे रहेंगे, कैसा चुनाव, क्या सीटों की स्थिति है। तमाम पहलुओं को छूने के लिए कोशिश करेंगे। फिलहाल आप पूरा मजमून आज के मुद्दे का जरा देखिए। गुजरात में चुनावी घमासान मचा हुआ है। राज्य में लगातार 19 साल से बीजेपी सत्ता में है। 2014 तक मोदी सीएम थे। कांग्रेस की यहां पिछली सरकार 1995 में बनी थी। पीएम नरेंद्र मोदी ने यहां लगातार दौरे भी किए, गुजरात के लिए कई घोषणाएं भी की, क्योंकि ये चुनाव सीधे सीधे उनकी प्रतिष्ठा से जुड़ा है। The term of Gujarat Assembly is likely to expire on 22nd January 2018. The total number of assembly seats are 182. As far as electoral roll is concerned, that is a basic document. The health of the electoral roll is very important. A very rigorous and sincere electoral roll upgradation exercise was taken, and the total number of electors as per the final roll of the electoral roll, which is published on 25th September 2017, the number is 4.33 crores. गुजरात चुनाव में अगर बीजेपी और कांग्रेस के सामने आने वाली चुनौतियों पर नजर डालें तो वे कुछ इस तरह की हैं। बीजेपी के सामने प्रमुख चुनौतियां, नोटबंदी और जीएसटी को लेकर व्यापारियों की नाराजगी, पाटीदारों की आरक्षण को लेकर पार्टी से नाराजगी, 2014 की मोदी लहर का प्रभाव कम, महंगाई की मार को लेकर उठते सवाल, दलित हिंसा के मामले में चुनौतियां बनेंगी, अमित शाह के बेटे जय शाह को लेकर भी उठा विवाद, जनजातीय समुदाय का सही से विस्थापन नहीं होना। कांग्रेस की प्रमुख चुनौतियां, गुजरात में दमदार चेहरे का अभाव एक प्रमुख चुनौती है। बीजेपी की तरह संगठनात्मक कार्यकुशलता का अभाव, मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित करना भी कांग्रेस के लिए चुनौती है। पाटीदारों पर भरोसा भी कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकता है। मोदी अति विरोध भी कांग्रेस के लिए घातक साबित हो सकता है। बीजेपी के लिए गुजरात चुनाव जितना जहां प्रतिष्ठा का सवाल है, वहीं कांग्रेस के लिए भी यह संजीवनी बूटी की तरह काम करेगा। ये चुनाव 2019 की राह भी दोनों पार्टियों के लिए प्रशस्त करेगा। बीजेपी के लिए भी राह उतनी आसान नहीं दिख रही है। बीजेपी को पाटीदारों के मामले में हाल ही में 3 झटके लग चुके हैं। वहीं कांग्रेस को भी पता है कि बीजेपी के इस गढ़ को तोड़ना आसान नहीं है। यही कारण है कि राहुल गांधी समेत कांग्रेस के आला नेता गुजरात में पूरी ताकत झोंक चुके हैं। राहुल गांधी के तेवर भी पहले से जुदा दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो चलिए, वोटिंग की तारीख का ऐलान के साथ ही सरगर्मियां बढ़ गई हैं। अब कैंडिडेट कौन होंगे और सबका ध्यान इसी पे होगा। बीजेपी अपनी तरह से पूरी कोशिश कर रही है कि सत्ता में वापसी करे। कांग्रेस भी, जैसे मैंने पहले भी कहा कि 1995 के बाद बेताब है कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए, लेकिन अभी तक जो चुनौतियां कांग्रेस और बीजेपी के सामने हैं वो भी हमने आपको बताई। हमारे साथ भाजपा नेता मुकेश चेलावत जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार और समीक्षक महेश शर्मा साहब हमारे साथ हैं, कांग्रेस से कृष्ण कुमार हरिद्वाल जी हमारे साथ हैं और समीक्षक बालेंदु सिंह हमारे साथ हैं। महेश जी, दोनों ही तरफ चुनौतियां हैं,
2007 और 12 के अगर ज्यादा उसमें नहीं जाएं, इस दरमियान जो चुनाव हुए थे उसकी अगर बात करें तो बीजेपी थोड़ा सा डाउन हुई है, लेकिन जो मुख्यमंत्री उस वक्त के थे आज मुल्क के प्रधानमंत्री हैं। क्या गुजरात को इसका बेनिफिट मिल सकता है कि गुजरात से कोई प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई के बाद? देखिए, जहां तक सवाल है कि अगर मोदी का को सामने रख करके अगर भाजपा चलती है तो निश्चित रूप से एक तरह से बहुत बड़ा पलड़ा उनकी तरफ झुका हुआ नजर आता है, क्योंकि मोदी और गुजराती मानो जो भी हैं, इसको लेकर के एक गुजरातियों में एक वैसी भावना रहती है अपने प्रांत के प्रति। आप ये देखिए कि जब प्रधानमंत्री जब बने थे मोदी जी, तो उस दौरान भी मतलब गुजरात फार्मूला, गुजरात विकास मॉडल, ये वगैरह जो जो चीजें चली थी, तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि आज अगर व्यक्तित्व की तुलना करें कि एक तरफ मोदी और एक तरफ अगर राहुल की, तो आज देखा जाए तो वो स्थिति ये आ रही है कि जिसमें मोदी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। लेकिन अभी ये चूंकि प्रारंभिक बात है तो इसको अभी अनुमान नहीं किया। और जैसे भी जो सर्वे, चुनावी सर्वे जो आ रहे हैं, चाणक्य का जो टुडे चाणक्य सर्वे आया है, तो उसमें भी ये बताया गया है कि भाई भाजपा के बहुमत में आने की संभावना है। लेकिन अगर ये देखा जाए, अगर जो कांग्रेस का अगर के दृष्टि से देखा जाए तो निश्चित रूप से एक ये है कि उसका एक तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है, एक ये उनका, क्योंकि एक लंबे अरसे से 20-22 साल से मतलब क्या होता ना वहां पे बीजेपी का शासन रहा है, तो निश्चित रूप से मतलब क्या होता ना एक जनभावना इस तरह की भी बनती है विपरीत सत्ता दल के प्रति। और दूसरा जो एक पाटीदार जो आंदोलन हुआ है आरक्षण की मांग को लेकर के, और जिनका जो हार्दिक पटेल के एक नेता के रूप में उभरना, और नवीन पटनायक का जो नवीन पटेल का जो जिस तरह से मतलब क्या कहता ना जो सार्वजनिक रूप से बीजेपी के बारे में ये जो खरीद फरोख्त वाली जो बातें कही है, तो ये कहीं ना कहीं जनमानस को मतलब कुछ नुकसान हो सकता है, सोचने के लिए मजबूर करती है। और साथ साथ ही फिर वो जिग्नेश वाला जो मामला है, जिग्नेश जी ने एक दलित एक मोर्चा संभाला, जो जिस तरह से मतलब क्या कहता ना ऊना की जो घटनाएं हुई, उसके बाद में जो एक पूरे दलित वर्ग को मतलब इकट्ठा करने की कोशिश की, एक मंच पर लाने की कोशिश की है। और तीसरा जो है ये आपका जो ठाकुर जो ओबीसी वर्ग का जो है उसके नेता का कांग्रेस में आना, तो कहीं न कहीं चाहे है कुछ नहीं है, लेकिन ये भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस त्रिमूर्ति के आंदोलन से उपजी जो है, जो एक सांगठनिक मतलब ये मैं कहूंगा कि वो एक चुनौती है। चाहे वो जिस साइड में भी अगर जिसके समर्थन में भी जाएंगे तो निश्चित रूप से उसका पलड़ा भारी होगा। तो 2012 से थोड़ी सी स्थितियां अलग होंगी, क्योंकि कांग्रेस के लिए भी मजबूत स्थिति बताई जा रही है कि पहले से काफी बेहतर है कांग्रेस। और अब तक की 1995 से 2012 तक के चुनाव की अगर हम बात करें तो सबसे छोटी जीत जो रही है वो 2012 के चुनाव में रही है। जो वोटिंग परसेंटेज भी हो चाहे सीटों का भी हो, कांग्रेस काफी कमजोर रही थी, लेकिन कांग्रेस उस वक्त थोड़ी बढ़त के साथ में एक मजबूत स्थिति में है। लेकिन एक बात जरूर है गुजरात के चुनाव को लेकर के कि वहां पे स्थानीय दल बनाने की काफी कोशिश की, वाघेला ने भी कोशिश की थी, केशुभाई पटेल ने भी कोशिश की थी, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाए। वहां जो राजस्थान की तरह ही गुजरात भी बीजेपी और कांग्रेस दो ही दल यानी कि द्विदल में ही यकीन करता है। एक बड़ा एक पर्टिकुलर एक लैंग्वेज के लिए, एक क्षेत्र विशेष के लिए जाना जाता है गुजरात, बट वहां पे वो स्थितियां नहीं बन पाई कि कोई तीसरा रीजनल पार्टी वहां पे उसका उदय हो सके और जो चुनावी समीकरण है उसको बहुत ज्यादा कोई प्रभावित कर सके लोकल स्तर पे। तो वो थोड़ा सा एक मुझे लगता है कि दोनों पार्टियों के लिए काफी बेनिफिट वाली स्थिति कही जा सकती है, क्योंकि जहां रीजनल पार्टी है वहां कहना थोड़ा मुश्किल होता है कि राष्ट्रीय पार्टियों की स्थितियां क्या होंगी। मुकेश जी, आपसे जानना चाहूंगा कि तैयारी है और 2012 का जो चुनाव है उसको लेकर के कांग्रेस छोटा सा एक आधार बना रही है, अपनी ओर से पूरी कोशिश भी कर रही है। राहुल गांधी लगातार दौरे कर रहे हैं। एक ये भी कहा जा रहा है कि नोटबंदी और जीएसटी दोनों महत्वपूर्ण चुनावी मुद्दे होंगे जिसे कांग्रेस भुनाने की पूरी कोशिश करेगी। निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर बहुत सुदृढ़ स्थिति में है और 22 साल का जो इतिहास है उसको पुनः दोहराया जाएगा। कांग्रेस का जहां तक जो सवाल है, चाहे राहुल गांधी कितनी यात्राएं करे, कितना ही दौरे करे, पर सबसे बड़ी जीत मैं मान के चलता हूं कि उन्होंने कम से कम मंदिरों में जाना चालू किया। अभी तक राहुल गांधी जो भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिक और
जैसे योगी जी अगर अयोध्या गए तो कहते हैं कि साहब ये हिंदू मंदिरों में क्यों गए, पर अब राहुल गांधी ने भी हिंदू मंदिरों में जाना प्रारंभ किया है। ये एक हमारी जीत मानते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूं कि राहुल गांधी अपने आप को पहले ही हारा हुआ साबित कर चुके हैं। यही कारण है कि उन्होंने येन किरण प्रकारेण, अल्पेश ठाकुर, जिग्नेश मेवाणी और निखिल सामानी जैसे, हार्दिक पटेल जैसे लोगों को आगे लाकर अपने आप को पर्दे के पीछे किया, यानी कि उनके कंधे पे बंदूक रख के कांग्रेस वहां पर राजनीति करेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि वहां की देखो, गुजरात की राजनीति की सिचुएशन देखिए कि अल्पेश ठाकुर जिन्होंने ओबीसी एकता मंच बनाया था, वो ओबीसी एकता मंच वहां पर पटेल समुदाय को लांछित करके, पटेल समुदाय की बुराइयां करके, पटेल समुदाय की आलोचना करके अल्पेश ठाकुर अपने आप को ओबीसी का नेता साबित कर पाए थे। जिग्नेश मेवाणी, उन्होंने ओबीसी और पाटीदार समुदाय दोनों को निशाना बनाकर, दोनों को टारगेट बनाकर उन्होंने दोनों पर अटैक कर करके दलितों के शोषणकर्ता के रूप में उन्होंने पाटीदारों को और ओबीसी को प्रस्तुत किया, और जिग्नेश मेवाणी वहां के दलित नेता बने। बाद में आया मसला हार्दिक पटेल का, तो हार्दिक पटेल ने वहां पर पाटीदार आंदोलन का अगुवाई करके और अपना आप को नेता स्थापित करने का प्रयास किया। तो कितनी कंट्रोवर्सी है जो अल्पेश ठाकुर ओबीसी एकता मंच के माध्यम से पाटीदारों के ऊपर आरोप लगाते थे कि ये ओबीसी की अन्य जातियों का शोषण करते हैं, और उनको गाली दे दे के वो नेता बने। आज वही अल्पेश ठाकुर हार्दिक पटेल के साथ में हाथ मिला के चलते हैं। जिग्नेश मेवाणी जो इन दोनों को गाली दे दे के दलित नेता बने, आज इन दोनों के पीछे सवाल है मेरा आपसे यहाँ पे कि ये पहली मर्तबा मुझे लगता है कि ऐसा नहीं हो रहा है कि राजनीति के मंच पे कोई भी स्थायी रूप से ना किसी का विरोधी होता है ना कोई दोस्त होता है। सब समय अनुसार, समय के साथ, ये अवसरवादिता यही कहलाती है। जैसे जिसका समीकरण फिट बैठता है वो अपने आप को ढालने की कोशिश करता है, और यही राजनीतिक दलों का उसूल है कि जिताऊ होना चाहिए, दागी हो चाहे बागी हो। तो अगर जिग्नेश मेवाणी, अल्पेश ठाकुर, हार्दिक पटेल अगर ये भी साथ पे बैठते हैं तो मुझे लगता नहीं कि हिंदुस्तान की राजनीति में पहला अध्याय ऐसा लिखा जा रहा है कि आपसी विचारधारा एक जगह आके मिल रही है। जो कुछ समय पहले एक दूसरे को बिल्कुल सार्वजनिक मंचों से देखना नहीं चाहते थे, उनके खिलाफ जहर उगलते थे, तो ये पहला अवसर नहीं है कि राजनीति के मंच पे ये तीन लोग एक साथ आ रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी बात तो कि कांग्रेस का जो निष्ठावान कार्यकर्ता है वो भी अपना आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है कि जिन लोगों ने पहले कांग्रेस को गालियां दी, पहले कांग्रेस का ऊपर कई आरोप लगाए, आज राहुल गांधी केवल उन्हीं को आगे रख के और उनके पीछे चल रहे हैं, और कांग्रेस का अपना स्वयं का कोई अस्तित्व जो था वो समाप्त सा हो गया। आज ऐसा लग रहा है कि अल्पेश ठाकुर, जिग्नेश मेवाणी और हार्दिक पटेल ही कांग्रेस के आइकॉन है। तो इससे कांग्रेसी भी निराशा में, हताशा में। साथ में एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि जनता इनके चेहरों को पहचान चुकी है। जनता जो इन लोगों ने भड़का के जो लोगों को इकट्ठा करके अपना आप को नेता साबित किया है, आज वही पाटीदार समुदाय इस बात को अच्छी तरह से समझ चुका है कि हार्दिक पटेल ने हमारा शोषण किया है। और आज देखो, मैं एक बात बताता हूं, रेशमा पटेल ने आरोप लगाया है कि हार्दिक पटेल कांग्रेस के एजेंट बनके पाटीदारों को भड़का रहे थे, और मेरे भी अब समझ में आया कि हार्दिक पटेल कांग्रेस के एजेंट थे। आज सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो गुजरात की जनता और विशेष रूप से पटेल समुदाय भी हार्दिक पटेल से टूटता हुआ जा रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि गुजरात की जनता एक बात तो इस बात को समझ रही है कि जो पाटीदार आंदोलन के नाम पर जो वहां पर बलात्कार और अत्याचार हुए थे, जनता इस बात को समझ रही को पाटीदार समाज ने नहीं किया था। राहुल गांधी के इशारे पर वो कुछ कहती भाई बाहर के लोगों ने हार्दिक पटेल के नेतृत्व में इस प्रकार की करतूतों को अंजाम दिया। वापस आऊंगा आपके पास में। आपने कार्यकर्ताओं की बड़ी चिंता जाहिर की है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक मायूसी छाई हुई है, वो अपने आप में एक ठगावा सा महसूस कर रहे हैं कि चुनाव के वक्त हमारे नेता दूसरों से सौदे कर रहे हैं जो अब तक कांग्रेस को गालियां दे रहे थे। महेश जी, मैं एक बात जानना चाहूंगा यहाँ पे कि कोई राजनीतिक दल जब चुनावी जंग में उतरता है और चुनावी समीकरण तय करते हैं, अपने अकॉर्डिंग उनसे जीत के में ढालने की कोशिश करता है, क्या कार्यकर्ताओं की मनोदशा, कार्यकर्ताओं की स्थिति, कार्यकर्ताओं का स्वाभिमान, उसका किसी को ख्याल आता है? कोई भी राजनीतिक दल हो, देखिए, जहां तक है कि राजनीति में ये कहा जाता है कि कोई भी सगा नहीं है और कोई भी मतलब आपका विरोधी भी नहीं है। हाँ। तो ऐसी सूरत में कई समझौते करने पड़ते हैं। कभी कभी क्या है कि आप देखिएगा कि कई ऐसे उदाहरण मिले हैं कि जहां कार्यकर्ताओं को पीछे रखा जाना एक मजबूरी हो जाता है किसी भी दल के लिए। अब आप ये देखिए, राजस्थान के संदर्भ में भी चर्चा करें तो इस मामले में कुछ मतलब क्या कहते हैं, संगठन के भीतर ही महसूस होता है कि जब आज की तारीख में जो भी हैं जो
फ्रंट पे जो है कार्यकर्ता ने इस संगठन को खड़ा किया, और वो अब जो जब सत्ता में आई है तो मतलब क्या कहते हैं, उन लोगों को मिल रहा है जो कहीं दूसरे से आयातित थे। खैर ये वाली जो आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लेकिन चुनाव का अगर जहां तक सवाल होता है कि यह केंद्र प्रकार ने राजनीति में सत्ता तक पहुंचने के लिए जो भी कुछ साम दाम दंड भेद जो भी करनी नीतियां अपनानी पड़ती है, ये नेता और नेतृत्व निर्णय लेता है कि वो किस रूप में अपने आप को मतलब कहते हैं विजय की तरफ ले जाए। उस समय कार्यकर्ता पीछे भी हो जाता है, लेकिन ये भी सत्य है कि कार्यकर्ता के बूते ही चुनाव जीता जा सकता है। बूथ लेवल से लेकर के आपके जिला स्तर के, मंडल स्तर के वगैरह जितने भी हैं, और तो ये कोई भी दल है अगर चुनाव उसे जीतना है तो वो निश्चित रूप से कि कार्यकर्ताओं के दम पे ही जीतेगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि नेतृत्व उनको कैसे संतुष्ट करता है, किस रूप में अपने पक्ष में लेता है, ताकि वो चुनाव में वो जीत के रूप में सामने आए। जी, दूसरा एक छोटा सा सवाल हो रहा है अभी जिग्नेश मेवानी और अल्पेश ठाकुर और हार्दिक पटेल, जिनका जिक्र मुकेश चेलावत साहब कर रहे थे कि वो पहले कांग्रेस को गालियां देते रहे और अभी सत्ता पक्ष में कांग्रेस ना केंद्र में है या गुजरात में है, तो क्या इन लोगों का निशाना रहा होगा कांग्रेस में? नहीं, देखिए जो भी अगर देखा जाए ना, अगर ये जो तीनों जो युवा नेता जो उभरे हैं जी, वो नए अपने अपने मकसद से मतलब अपने आप को एक युवा नेता के रूप में प्रोजेक्ट करने के लिए इन्होंने ये चुनाव, ये जिस तरह का माहौल बनाया है, इससे नुकसान किसको हो सकता है? कांग्रेस को तो मुझे लगता है सबसे बड़ी बात होगा इसमें मुझे ये है कि जो भी रहा है ये कैसे भी समीकरण रहे, लेकिन आप पार्टी का भी उतरना आप पार्टी को ये कह रहे हो सीधी टक्कर हो, नहीं, वो निर्णायक इन जीत हार का निर्णायक एक मतलब क्या कहते हैं घटक होगा, क्योंकि आप पार्टी भी वहां सक्रिय हो रही है, तो ये मतदाता जो है यूथ वाला जो है जी, वो और ये बात सही है कि नई पार्टी का कहीं पर भी कोई उदय होता है या अगर वो अपनी भागीदारी निभाती है तो बिखराव जो किसी मतदाता का होता है वो डिपेंड करता है कि अपोजिशन यानी कि जो मेन अपोज करने वाली पार्टी उसके साथ जाते हैं या नई पार्टी का जिसका उदय होता है उसके साथ जाते हैं। तो ऐसे में नुकसान उस पार्टी को होता है जो, क्योंकि सत्ता की तरफ अगर आकर्षित नहीं होता है वोट जो बिखराव की ओर है, अब उससे कैप्चर कौन करता है, कौन उससे गेन कौन कर सकता है, तो कांग्रेस पे डिपेंड करेगा कि कांग्रेस अब किस तरह से उस मतदाता को अपनी ओर रिझाने की कोशिश करेगी। अगर आम आदमी पार्टी वहां पे जाती है तो अभी तक का ये रहा है कि जहां जहां आम आदमी पार्टी गई है कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ है उसका। एक पंजाब को अगर छोड़ दे, पंजाब का चुनाव अपने तरीके का रहा, बाकी नुकसान कांग्रेस को ज्यादा रहा है। हरिद्वार जी, आपसे जानना चाहूंगा कि अभी मुकेश चेलावत साहब को आपने सुना कि राहुल गांधी सांठगांठ कर रहे हैं हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी और अल्पेश ठाकुर के साथ में, इससे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक निराशा और हताशा की भावना आई है कि कल तक हमारे सामने खड़े होकर के जो हमें गालियां देते थे वो आज हमारे साथ, हमारे नेता के साथ में घूम रहे हैं। तो कांग्रेस की स्थिति पर अभी डाउट है कि जो बीजेपी का आरोप है कि ये स्थितियां, मुद्दे बहुत सारे हैं, तो क्या ऐसा लगता है कि कांग्रेस के वर्कर के लिए दो चीजें 1995 के बाद से कांग्रेस वापसी करना चाह रही है, या फिर इसी उलझन में उलझे रहेगी कि हमारी पार्टी में कौन आ रहा है, हमारे कद का क्या होगा? देखिए, जैसा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र ने कहा कि कांग्रेस बाहर के लोगों को कर रही है, पहले तो इनको कांग्रेस को न छोड़ के भारतीय जनता पार्टी को पढ़ना चाहिए। लोकसभा के अंदर जो इनके 180 से ऊपर सदस्य हैं उसमें 100 और कुछ भारतीय जनता पार्टी से अलग से दलों से लोग आए हुए हैं, तो निराशा इनके में ज्यादा है या हमारे में ज्यादा है, पहली बात। दूसरी बात, हमें गालियां बक रहे थे ये सब लोग, मेरे तो समझ नहीं आ रहा कि हिंदुस्तान पे पाकिस्तान की लड़ाई में कोई जर्मनी को गाली क्यों बकी? नहीं, हार्दिक पटेल ने भी मंडल में कहा है, हार्दिक पटेल ने भी परसों ही मंडल में कहा है कि कांग्रेस चोर है। आपने क्या कहा? हार्दिक पटेल ने सोशल मीडिया पर चल रहा है और अपने ऐसी जगह बैठे हैं सोशल मीडिया पूरा पढ़ते हैं। नहीं, हार्दिक पटेल ने भी परसों कहा है। पटेल ने कहा कि मेरा मकसद एक है, मेरा वीडियो क्लिप भी है, आप चाहो तो मैं दिखा सकता हूँ, वीडियो लाइव दिखा। उसने कहा कि मेरा एक मकसद है कि भारतीय जनता पार्टी को हारना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को किसी हद तक भी जाकर हराने की मैं कोशिश करूंगा, एक बात। उन्होंने ये भी कहा कांग्रेस चोर है। दूसरी बात यह है कांग्रेस चोर है, बीजेपी चोर है, ये तो आपके कहने से कुछ सिद्ध नहीं होगा। नहीं, हार्दिक पटेल ने कहा, ये मेरा वक्तव्य नहीं है, हार्दिक पटेल का वक्तव्य है। जो आंदोलन कर रहे हैं और 10 साल से तो 8 साल से तो लगातार हार्दिक पटेल भी कर रहे हैं आंदोलन। 8 साल से जो आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कर रहे हैं, कांग्रेस को गाली क्यों बकेंगे?
मैं तो आपको स्थान का दे रहा हूँ, मांडल में उन्होंने कहा है। चलो मैं आऊंगा आपके कुछ पास। नेताओं को आपने कुछ पैसे दे दूंगा कांग्रेस को गाली बकने के लिए, देते हैं। भारतीय जनता पार्टी मॉरली चुनाव राज्यसभा में हार चुकी थी। राज्यसभा में प्रधानमंत्री से लेकर और छोटे छोटे कार्यकर्ता ने धनबल, ताकत, गुंडागर्दी सबका प्रयोग करके, दल बदल करा के, सब कोशिश करके उन्होंने अहमद पटेल को हराने की कोशिश की। उसमें उनको मुंह की खानी पड़ी। बहुत उत्साहित थे कि हम अब क्या कर देंगे, कांग्रेस के चाणक्य को मार देंगे। लेकिन एक साधारण सा कार्यकर्ता राजस्थान का अशोक गहलोत जो वहां था, उसने ढंग से लोगों को मैनेज किया। और आज की स्थिति में गुजरात के अंदर कांग्रेस कभी कमजोर नहीं रही। गुजरात में कांग्रेस हमेशा ठीक रही है। गुजरात का संगठन का ढांचा जो खराब था, अशोक गहलोत ने वहां जाकर उस संगठन के ढांचे को ठीक किया है। उस ठीक होने के कारण भारतीय जनता बौखलाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने आज से 1 महीने पहले हिमाचल के चुनाव डिक्लेयर कर दिए थे। तो मैं कहता हूं गुजरात के क्यों नहीं किए? अगर इतने कॉन्फिडेंट थे तो, इतनी अगर स्ट्रॉन्ग पोजीशन थी तो बार बार पिछले 4 साल में प्रधानमंत्री 7 बार नहीं गए, इस 5 महीने में 5, 6, 7 बार जाए। हर घोषणा का उद्घाटन कर रहे हैं। 4 साल इनके राज को आए हो गए, 20 साल 22 साल वहां राज में हो गई, उद्घाटन पहले क्यों नहीं हुए? ये इतना डर है इन लोगों में, जिनको लिए कह रहे हैं इनकी कोई हैसियत नहीं है, ये एक दूसरे लड़ रहे हैं, उनसे इतना डरे हुए हैं। पंचायत के चुनाव में, नगर पालिकाओं के चुनाव में देख चुके हैं कि पटेलों ने इनका क्या हाल किया है। और आगे में भी कई मीटिंगों में इनके साथ जो हाल हो रहा है वो इनको देखना पड़ेगा। कौन किसको गाली बक रहा है, जनता सामने आ जाएगी। जनता के रिजल्ट आएंगे, यहीं पर अपन बैठेंगे, फिर बात करेंगे, फिर मालूम चलेगा कि राहुल गांधी का दिमाग खराब हो गया, राहुल गांधी को पैसे दे किस कह रहा है, राहुल गांधी किसी को क्या कर रहा है। राहुल गांधी का काम केवल एक है कि अपनी पार्टी के आदमी में जाके बात करना। और अगर कोई, मैं कहता हूं रूपाणी या हार्दिक पटेल, यही क्यों नहीं हो, अगर हिमालय के लास्ट कोने पर भी कोई कांग्रेस को वोट देने के इच्छुक आदमी बैठा है तो उससे जाके बात करने में कोई हर्ज नहीं है। बात करनी चाहिए, बात से कुनबा बढ़ता है। इन फालतू के आरोपों का कोई फायदा नहीं है। भारतीय जनता क्यों घरवाई है, क्यों इतनी देर करी? आज भी चुनाव आयोग ने ऐसे डेट डिक्लेयर की है, डरते डरते पूछ के 4 बार। मैं समझता हूं ये सारे उद्घाटन 15 दिन में क्यों हुए? 15 दिन पहले क्यों डिक्लेयर की? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मन ही मन हार चुकी है। हरिद्वार जी, हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक स्थिति है, वहां पर सर्दी की वजह से कई क्षेत्रों में चुनाव नहीं हो सकते हैं। इसलिए हिमाचल प्रदेश की वहां का जो वातावरण है, उस वातावरण को ध्यान में रखते हुए पहले चुनाव हो रहा है। सुनिए, गुजरात में ऐसी स्थिति नहीं है। हिमाचल प्रदेश में कई जगह हिमपात होता है, इसलिए वहां पे चुनाव पहले हो रहे हैं। चुनाव 1 महीने पहले डिक्लेयर करे या 1 महीने बाद डिक्लेयर करे, गुजरात की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हुई है। और आप देखिए कांग्रेस योगेंद्र जी कांग्रेस का ड्रामा देखिए आप। अल्पेश ठाकुर जो ओबीसी एकता मंच से है, ये कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, उनके बेटे हैं। अल्पेश ठाकुर मेहसाणा से पंचायत चुनाव लड़ चुका है, एनएसयूआई का कार्यकर्ता है, फिर भी उसको वापस कांग्रेस में शामिल किया जा रहा है। खाली ये जनता में महसूस किया जा रहा है कि प्रयास है कि साहब देखो लोग हमारी तरफ आ रहे हैं। जो कांग्रेस ही उसको बीजेपी वापस कांग्रेस में शामिल करने का प्रयास हो रहा है। निखिल सवाणी पाटीदार आंदोलन का नेता रहे। माननीय वसुंधरा राजे सिंधिया सेंट्रल मिनिस्टर माधवराव सिंधिया की सिस्टर है, तो इससे क्या वो कांग्रेस की हो गई? नहीं, ये अल्पेश ठाकुर स्वयं चुनाव लड़ा है, मेहसाणा पंचायत चुनाव खुद लड़ा है कांग्रेस के टिकट पर, एनएसयूआई का कार्यकर्ता रहा है। उसको वापस कांग्रेस में क्या शामिल करके क्या सिद्ध करना चाहते हो आप? कांग्रेस में आने के लिए लोग नहीं रहे, कांग्रेसों को वापस बुला के उसमें शामिल कर रहे हो। कांग्रेसियों को बुला के कांग्रेस को बुला के कांग्रेसियों को बुला के हरिद्वार जी ऐसे हैं जिनको आपने बाहर का नहीं हमने, अरे हम तो कह रहे बाहर का है तो उसका स्वागत करो आप। लेकिन जो आपके कांग्रेस में कांग्रेसियों को स्वागत कर रहे हो आप, जो ऑलरेडी कांग्रेस ही है, जो खाली एक मैसेज देने का प्रयास है कि साहब कांग्रेस में आ रहे हैं आप। हरिद्वार जी कितने ही ड्रामे हो जाए, गुजरात की जनता कई विरोध पहले देख चुकी है, केशुभाई पटेल का विरोध भी देख चुकी है। केशुभाई पटेल के विरोध के बावजूद भी वहां पर पटेल समुदाय ने भी नरेंद्र मोदी का साथ दिया था। केशुभाई पटेल से बड़ा नेता हार्दिक पटेल नहीं हो सकता। सुनिए, और उसी का परिणाम हार्दिक पटेल में अंतर समझाता हूं आपको, कोई अंतर नहीं है, आपको समझाता हूं ना, अपनी समझ। 22 साल का हार्दिक पटेल, अरे 23 साल की पहले की कांग्रेस की सत्ता की, पहले 23 साल की कांग्रेस की सत्ता, जब कांग्रेस सरकार में थी तब हार्दिक पटेल 1 साल के थे। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने बहुत अच्छा राज किया है। अजी मैं कह रहा हूं ये इतिहास है ना, सुनो, आपने देखा है परदादा को, आपको आप दादा परदादा की बात नहीं है, वो कह रहा है मेरा अनुभव कह रहा है, अपने दादा का नाम कैसे? 1 साल के बच्चे का अनुभव कह रहा है कि कांग्रेस का शासन बहुत अच्छा था। ये
22 साल ये सारे मैन्युपुलेटेड है, प्रायोजित कार्यक्रम है। राहुल गांधी ने पहले से हार्दिक पटेल को मैनेज कर रहा है। पाटीदार आंदोलन में जो अत्याचार हुआ है वो राहुल गांधी के इशारे पर हार्दिक पटेल के गुंडों द्वारा किया गया है। राहुल गांधी तो अत्याचार कर रहा है, तुम्हारी सरकार में बलात्कार हुए, पाटीदार आंदोलन में जो बलात्कार हुए, भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुए, वो पाटीदार के ऊपर डाल दिया गया। बेकसूर पाटीदार बदनाम होने करने का प्रयास किया, जबकि हार्दिक पटेल और राहुल गांधी की साठगांठ का परिणाम था। वो कभी भी हमने पाटीदारों को दोषी नहीं माना है, सरकार दोषी है जो कानून व्यवस्था नहीं कर पाती। केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों दोषी है। एक बार मैं रोकना चाहूंगा आपको। खैर चलिए, ये एक वानगी है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, वहां वोटिंग डेट्स नजदीक आएंगी, वैसे वैसे ही कई इस तरह की चीजें बाहर निकल के आएंगी। पाटीदार आंदोलन के दौरान क्या रहा, किसकी रणनीति रही, आरोप प्रत्यारोप का दौर हिंदुस्तान की राजनीति में पहली बार नहीं है। ये सब चीजें यहाँ का जो मतदाता है वो भली भांति जानता है कि सब चीजें तो आनी है, उनके लिए कोई नई बात नहीं है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर और हम बात कर रहे हैं गुजरात चुनाव के लिए वोटिंग डेट्स का अनाउंसमेंट हो चुका है। 9 दिसंबर और 14 दिसंबर को मतदान होगा, 18 दिसंबर को काउंटिंग होगी। ये चुनाव काफी रोचक है। रोचक इस मायने में भी है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी के सामने ये पहला विधानसभा चुनाव होगा गुजरात में, जो उनके लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि वहां से ताल्लुक रखते हैं। अमित शाह उनके पसंद के व्यक्ति हैं, उनके अपने करीबी हैं, वो गुजरात से ताल्लुक रखते हैं, वो ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। यानी कि दोनों की जो इज्जत है वो, या साहब कहें, वो दाव पे है। उधर कांग्रेस के लिए भी 1995 से कांग्रेस लगातार कोशिश कर रही है कि लंबे समय तक शासन में वहां कांग्रेस रही है, लेकिन 95 से सत्ता से बाहर है कांग्रेस। वो कोशिश करेगी कि हम वापसी कर सके। हाल ही के राज्यसभा चुनाव में अहमद पटेल की जीत की वजह से वहां के कार्यकर्ताओं में थोड़ा जोश नजर आ रहा है। और मुद्दों की अगर बात करें तो मुद्दे किसी से छिपे नहीं है। महंगाई हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, जीएसटी हो, या फिर नोटबंदी का इश्यू हो, प्रतिपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के लिए बड़े मुद्दे होंगे, क्योंकि जेटली इस बात का अनाउंसमेंट कर चुके हैं कि 8 नवंबर को नोटबंदी का 1 साल होगा, जिसे जश्न के रूप में मनाया जाएगा। उसकी सफलता का पूरी तरह से बीजेपी एक तरह से कहें कि प्रचार करेंगे कि नोटबंदी काफी सफल रहा, इससे भ्रष्टाचार पर रोक लगी है। जो भी स्थितियां हैं वो सबके सामने है, लेकिन फिलहाल हम यही कह सकते हैं कि मुकाबला काफी रोचक कहा जा सकता है। महेश जी, एक बार फिर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि गुजरात चुनाव में क्या ये माना जा सकता है कि विचारधारा या फिर कहें हम जो मुद्दे हैं, जनहित के मुद्दे, वो आगे रहेंगे, कुछ जिन पे कुछ बहस हो सकती है, चर्चा हो सकती है, या यही रहेगा कि हार्दिक पटेल ने उस वक्त ये कहा था और केशुभाई पटेल कांग्रेस इस वजह से छोड़ करके चले गए? मुझे लगता है कि आम मतदाता को शायद हार्दिक पटेल के बॉल या केशुभाई पटेल के बॉल या फिर शंकर सिंह वाघेला के बॉल, इनसे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, जो भी घटनाएं होती है राजनीति में, एक सबसे बड़ी बात है कि छोटी सी भी घटना होती है उसका इम्पैक्ट बहुत दूर जाके और दूरदर्शिता दूर काफी बाद में महसूस होता है कि उसको यह है कि मुद्दों को आप किस तरह से बुलाते हैं, किस तरह से करते हैं। अब जैसे बीजेपी के अगर यूं देखें एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर और प्लस ये देखें नोटबंदी या जीएसटी की जो विसंगतियां हैं वगैरह, ये तो ये मान के चलिएगा कि जो भी अभी जो इन्होंने जो इसमें परिवर्तन किया है जीएसटी की दरों में, तो इसका भी काफी कुछ असर भी देखने को मिल रहा है और इसके अच्छे रिजल्ट भी सामने आ रहे हैं। हालांकि अभी बहुत गुंजाइश है अभी कि पहले आप ये देखिएगा कि अगर जहां तक जीएसटी का मुद्दा जो बन रहा है, आप ये देखिए जब वेट को लेकर के आया गया था तो वेट को लेकर के भी बहुत ऐसी विसंगतियां हुई थी जो धीरे धीरे 2 साल लग गए थे।
शायद इसी क्रम में ये से जीएसटी वाला भी एक मुद्दा, लेकिन फिलहाल जो प्रत्यक्ष, चूंकि ऐसे समय पे जब जीएसटी का मुद्दा जो इतना भारी हो गया है, उस समय के दौरान ये जो मतलब वातावरण जो बन रहा है वो कितने फेवरेबल जाएगा या नहीं जाएगा। लेकिन एक बात ये जरूर है कि देश की जो जनता या जो वोटर जो है कभी कभी भावनाओं में भी बहता है। तो ये भावनाएं अगर किसी ने ये गुजरात की गुजरात अस्मिता की बात अगर किसी ने मतलब तरीके से मतलब डील कर दी, वही मतलब चुनाव जीत सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी तो ये आरक्षण के मुद्दे हैं, वो आप किसी भी स्टेट में ले लीजिए, कहीं ना कहीं आरक्षण के मुद्दे रहेंगे। और ये आज की इशू नहीं है, ये लंबा चलता रहेगा। और ये हमारे जो यहाँ गुजर आंदोलन रहा है, हरियाणा में जाट आंदोलन रहा है, आपके महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का आंदोलन रहा है। तो ये एक वो वाले मुद्दे हैं जो एक कौम विशेष के लिए लाभ के लिए, जो उसको अगर देखें तो उसके अगर कभी एक लॉबी खड़ी हो जाती है सामाजिक, जिसको बनाने की कोशिश है। बात यह है कि एक अच्छी छवि वाले जितने भी प्रत्याशी होंगे और जिनकी अच्छी रेपुटेशन जनसंपर्क में पैठ होगी, और वही मतलब क्या कहता है इसको किस तरह से बुनाते हैं। एक छोटा सा सवाल है मेरा, किसी भी आप स्टेट में चले जाइए, 18 से 45 साल की उम्र का जो मतदाता, उसकी संख्या लगभग 65% है। लगभग सभी राज्यों में पोजीशन ये है 60 से 65% के बीच में। नरेंद्र मोदी के उस ग्लैमर की छाप अभी भी युवाओं पर देखी जा सकती है जो 2014 के दरमियान जो पार्लियामेंट इलेक्शन के दौरान थी, या 2013 के 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव थे जिसके अंदर वी वांट मोदी और मोदी मोदी की आवाज आती थी। क्या वो अभी देख सकते हैं? बिल्कुल है। देख, मोदी की छवि, आप ये बताइए कि मोदी का जो छवि का है, चाहे डिसीजन कुछ भी लिए, लेकिन उनमें ये चीज रही है कि डिटर्मिनेशन पावर, निर्णय लेने की जो क्षमता है, वो शायद हो सकता है कि समय के अनुसार वो उसको फल इतने ही सक्सेस नहीं मिले, लेकिन ये जरूर है कि डिटर्मिनेशन पावर और जो दिखाया जाए विल पावर, चाहे वो कश्मीर के इश्यूज में चाहे कैसे भी अभी समाधान नहीं हो, लेकिन उन्होंने एक जज्बा है उसमें कि ये कुछ आदमी कर सकता है। नोटबंदी के बाद में भी इतना मतलब क्या कहता है विसंगतियां हुई, सब कुछ हुई है, लेकिन यूपी का चुनाव किस धड़ल्ले से उन्होंने जीता। जी, तो यहाँ आप यूपी का इलेक्शन, गुजरात का चुनाव सिमिलर उसमें देख रहे हैं या कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, मैं इसका बता रहा हूँ कि अगर अपन नोटबंदी को या जीएसटी को भी, जीएसटी भी बाद में लगा है, ये भी पहले ही है, तो इन दोनों की अगर देखा जाए, इन मुद्दों को अगर जो विपक्ष ये चाहता है कि इन मुद्दों के आधार पर हम हरा देंगे, तो ये एक थोड़ी सी गलतफहमी हो सकती है, क्योंकि इसका मतलब क्या कहते हैं दूसरा पक्ष भी, पहलू भी है, वो भी उभर सकता है। सवाल ये है कि इस मौजूदा हवा को कौन अपने पक्ष में ले पाता है, किन मुद्दों पर सही जो प्रत्याशियों को मैदान में उतार कर जो आदमी, जो पार्टी जो है जो चुनाव लड़ेगी, उसको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, क्योंकि कांग्रेस के पास में भी प्लस पॉइंट है और बीजेपी के पास में भी प्लस पॉइंट है। लेकिन एक सबसे बड़ा जो खतरा है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, उसके लिए एक आपका भी वहां सक्रिय होता है। हार्दिक पटेल का भी आपने देखा होगा, चाहे जद के मतलब नेताओं से भी मिलना है, तो उन्होंने एक तीसरे आयाम में गुट बनाने की भी कोशिश की थी कि किसी तरह से मतलब गुजरात में स्थापित हो। लेकिन अब उसका क्या फर्क पड़ता है, किस तरह से मौजूदा अब जो डिक्लेरेशन जो आज हुआ है उसके बाद में क्या राजनीतिक हालात बनते हैं। लेकिन ये जरूर है कि कुछ विफलताएं और कुछ आनंदी पटेल को हटाने की भी घटना जो रही है, तो उसका भी एक मतलब क्या होता है माइनस पॉइंट में भाजपा के सामने। अगर मोदी की छवि को देखा जाए और उसके बाद में गुजरात की अस्मिता को देखा जाए, तो हमारा जो मतदाता इतना भावुक है, एक फ्लो में बह भी सकता है कि वो नहीं, इस बार एक बार और चांस दे दो, इनको देखना है 2022 तक का। देखिए, मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन बीजेपी के लिए बात सही है कि अगर कहीं पे कोई एक संजीवनी बूटी का काम करे तो नरेंद्र मोदी का चेहरा और उनका नाम करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि गुजरात में भावनाओं के साथ, किसी भी प्रदेश की बात हो, भावनाओं के साथ बहुत सारे लोग चलते हैं और मतदाता पे उसका काफी इंपैक्ट भी आता है। लेकिन यहाँ जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आएंगे, क्योंकि जब फेस सामने कर चुके हैं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, चेहरे के रूप में नरेंद्र मोदी होंगे, जैसे उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह से किया गया था, और कांग्रेस की तरफ से भी राहुल गांधी के लिए साफ कह दिया गया है कि नेतृत्व राहुल गांधी का ही होगा। यानी कि ये चुनाव एक बार फिर नरेंद्र मोदी बनाओ राहुल गांधी बनता जाएगा, दोनों ओर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी।
ना बीजेपी छोड़ेगी ना कांग्रेस छोड़ेगी। लेकिन यहां बस अगर समीकरण कहीं बदले हुए दिखाई देते हैं तो वो ये है कि बीजेपी अभी उसी तरह से कांग्रेस पे अटैक कर रही है कि जैसे प्रतिपक्ष काफी ऑफेंसिव होता है और सत्ता पक्ष डिफेंसिव होता है, लेकिन अभी बीजेपी भी पूरी तरह से कांग्रेस पे एक एग्रेसिव तरीके से, एक आक्रामक स्थिति के साथ में उसे घेरने की कोशिश कर रही है, जिस तरह से कांग्रेस बीजेपी को कर रही है। तो यहां बड़ा अभी कह सकते हैं कि जो हवा है वो चौराहे पे आकर के टिकी हुई है। जैसे जैसे दिन नजदीक आएंगे वैसे वैसे ही यूथ जो है वो किस तरह से जाता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि राहुल गांधी ने भी अपना पैटर्न बदला है। बड़ी सभाओं की बजाय राहुल गांधी नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं। वो एक पर्टिकुलर एक स्टूडेंट्स के बीच भी जा रहे हैं, कुछ इस तरह के लोगों के साथ में अपना संवाद भी कर रहे हैं। वो अपनी एक स्ट्रेटेजी बदली है, उसका कितना बेनिफिट मिलेगा ये तो देखने 18 दिसंबर तय करेगा, लेकिन हवा दोनों तरफ से काफी खड़ी करने की कोशिश की जा रही है। चलिए हरिद्वार जी, आपके पास में आना चाहूंगा कि जैसा का आपके सामने मुद्दा हो सकता है, कुछ और मुद्दे आप ले सकते हैं, लेकिन अभी भी अगर बात करें 2014 की तो कांग्रेस का खाता नहीं खुल पाया था उस वक्त। तो बड़ी एक मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए एक मुसीबत की बात है ये। हालांकि आपने कहा कि राज्यसभा के चुनाव से जीतने की वजह से, अहमद पटेल की वजह से काफी उत्साहित है भी वर्कर वहां का, काफी एनर्जेटिक दिखाई दे रहा है, ये कांग्रेस का दावा है। तो 2014 के इलेक्शन में अगर एक भी सीट कांग्रेस के खाते में नहीं जाती है, उस वक्त पे काफी लोग छोड़ करके बीजेपी में चले गए थे, तो क्या वास्तव में उसका कुछ असर रहेगा कांग्रेस? इसका मैं आपको एक बात बताता हूं। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि मेरे कहने का मतलब नहीं कि कोई राज्यसभा की एक सीट जीत ली इससे कोई कांग्रेस उत्साह में। कांग्रेस इसलिए उत्साह है कि भारतीय जनता पार्टी ने संपूर्णतः से राजनीतिक मानवता, राजनीतिक के जो ज्ञान चरित्र एकता की बात करते हैं, वो सब पर्दे रखकर खरीद फरोख्त हर प्रकार का शाम दंड भेद लगाकर और कांग्रेस के राज्यसभा के सदस्य को हराने की कोशिश की। उसमें नाकाम होने पे बीजेपी नंगी हुई है कि बीजेपी को ये मालूम चला है कि कितनी बदमाशी कर लो, ईश्वर कांग्रेस के साथ है और ईश्वर की कृपा से जीत भी गए हो। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, जैसा भी हमारे मित्र महेश जी कह रहे थे, पत्रकार महोदय, कि साहब युवाओं का वो जोश। बाकी भाई मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि उनने युवाओं को कहा था, कितने करोड़ युवाओं को उन्होंने नौकरी दे दी। युवाओं में ऐसा उनका क्यों ग्लैमर है, क्या कारण है ग्लैमर होने का? कारण बताइए। युवाओं से मैं युवाओं को बताऊं, एनएसवाई का राजस्थान का अध्यक्ष रह चुका हूं, छात्र विंग का अध्यक्ष रह चुका हूं, राष्ट्रीय का संयोजक रह चुका हूं। युवा एक टाइम पे जरूर भ्रमित हुआ था मोदी को लेकर। मोदी है, मोदी में इतने भी गुण है, बोलचाल में बहुत होशियार आदमी, अभी भ्रमित कर सकते हैं। लेकिन एक आपने कहावत है कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। युवा इतना बेवकूफ नहीं, हिंदुस्तान का पढ़ा लिखा युवा है, समझदार युवा है। अगर कोई आउटपुट दिया है तो युवा उनके साथ रहेंगे। अगर युवाओं ने जो बात उन्होंने मांगी थी युवाओं से, और युवाओं से कहा था अच्छे दिन आएंगे, मैं तो एक बात कहना चाहता हूं, जिस बात को इन्होंने जोर शोर से कहा 15 लाख आएंगे, तो अब वो तो राजनीतिक जुमले हो गए। नौकरियां 15 करोड़ दे दी, ये भी राजनीतिक जुमला हो गया। अब जीएसटी के लिए वो मुख्यमंत्री जी, गुजरात के प्रधानमंत्री गुजरात जी कहते हैं जीएसटी मेरा लागू नहीं है, तो सबका लागू किया हुआ है। अरे सबने लागू, मनमोहन सिंह ने किया था 14% हाईएस्ट पे, 28% पे थोड़ी किया था। मनमोहन सिंह का फार्मूला लो और ये मानो कि मनमोहन सिंह के फार्मूले से हम मानते हैं, तो मान लेंगे कांग्रेस के मनमोहन सिंह के फार्मूले से। इसमें जो सबसे बड़ा जो मैं आपको बताता हूं कि नरेंद्र मोदी ने आज तक राहुल गांधी की भी डायरेक्ट बात नहीं क्या करते थे, उनका कुछ और नाम कोई कुछ कह के उनके बात उड़ा करते थे। अब हालात योगी मीटिंग्स में उनको अशोक गहलोत का भी नाम लेना पड़ रहा है। अशोक गहलोत से घबराए हुए हैं कि राजस्थान का मुख्यमंत्री जिसने हमारे यहाँ पर एक पानी आने वाला था उसके लिए एक चिट्ठी लिख दी। अरे चिट्ठी ये लिखी थी भाई कि तुमने ये तय किया था कि हमारा इतना % पानी हमारा होगा, ये पानी हमें दीजिए, हमारा हक बनता है, तो उसमें क्या गलत चिट्ठी लिख दी। इस चिट्ठी को भी भुलाना चाहते हैं। तो वो राजनीतिक रूप से बहुत डरे हुए हैं और वो समझ रहे हैं कि अगर गुजरात गई तो पूरा देश गया, उनको टिक नहीं पाएंगे, उनकी अस्मिता खतरे में हो जाएगी। उनकी जो अलग है आज भारतीय जनता पार्टी में, जो उनके सामने को बोलता नहीं है, हर आदमी खड़ा होकर बोलने लगा। इससे डर नरेंद्र मोदी गुजरात में दर दर भटक रहे हैं। और मैं समझता हूं कितने भटक ले, हिंदुस्तान की आवाम जब ये तय कर लेती है कि किसी भी व्यक्ति को जिसने हमारे साथ धोखा किया है, चीटिंग किया, कभी किसी को माफ नहीं किया, चाहे वो कितने बड़ा नेता हो और कितने बड़ा अभिनेता हो। तो आपको लगता है कि यूथ के साथ में और मतदाता के साथ में धोखा हुआ है? नरेंद्र मोदी ने 13 और 14 के दरमियान जो भाषण दिए थे हमारे भाई खुद ही कह रहे थे कि कांग्रेस गाली बक रहे हैं। और उस गाली को कांग्रेस को क्यों बकेगा भाई? साल से कांग्रेस समाज सत्ता में नहीं है, कांग्रेस को क्यों गाली बकेगा? किसको बक रहे हैं गाली? पटेल इतने इकट्ठे क्यों रहे? इनकी सभाओं में मारपीट क्यों कर रहे हैं? कांग्रेस करा रही है। कांग्रेस कराती तो 15 साल पहले करा लेती, 10 साल पहले करा लेती, 5 साल पहले करा लेती।
2 साल पहले कराती। जब जनता आक्रोशित हुई, ये बताता हूं राजस्थान का हाल आपको। राजस्थान में जाट जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ हुए, कांग्रेस के खिलाफ हुए, तो उन्होंने बहुत मीटिंगों में धूल उड़ाई। हमने भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? कहना बहुत आसान है कि भारतीय जनता पार्टी करा रही है, कांग्रेस करा रही है। जब आक्रोशित होता है कोई एक आदमी, खाने के लिए भी किसी दूसरे घर नहीं जाता, मट्टी फेंकने झगड़ा करने के लिए नहीं जाता। जब आदमी नाराज है, उसको लग रहा है मेरा हक कहीं लूटा जा रहा है, उस हक को दो या साफ बात करो। गलत बात करने वालों को गुजरात की जनता माफ नहीं करेगी। गुजरात की बहुत सीधा आदमी है, लेकिन अपनी बात पर जाए तो उससे खतरनाक आदमी भी कोई नहीं। मैं एक बात जानना चाहूंगा चिलावत साहब, यहाँ पे ये अक्सर कहा जाता है, ये केवल आप लोगों की तरफ से नहीं, कांग्रेस जब सत्ता में होती है, कांग्रेस की सभा में कुछ होता है, यानी कोई हुड़दंग होता है, तो विरोधी दल पे वो सारे आरोप मंड दिए जाते हैं कि ये उनकी चाल थी, उनकी साजिश थी, उन्होंने करवाया। क्या वास्तव में ऐसा कुछ होता है? नहीं, निश्चित रूप से एक बार बता दूं आपको, कारितवाल जी ने स्वीकार किया है कि बीजेपी कांग्रेस की सरकार में जब हम आरोप लगाते थे कि भारतीय जनता पार्टी वाले ऐसा करा रहे, लेकिन वास्तव में वो कराते नहीं थे। ये कांग्रेस इन्होंने स्वीकार किया, स्वीकारता का मैं बहुत स्वागत करता हूं। लेकिन दूसरी बात, आप भी मानते हैं कि नहीं, मैं कांग्रेस के लोग आपकी सभा में आके करते मैं आपको एक सच्चाई स्वीकार, मैं एक बार बता रहा हूँ, आप सच्चाई बताइए। ये हमारा नाम ले रहे हैं, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं, जनता कर रही है भाई। अभी हमने ऐसा कुछ नहीं कहा। कुल मिला के कांग्रेस की जो 22 साल जो सत्ता से दूर रही है, वो छटपटाहट कांग्रेस को आज हर बात का समझौता करने के लिए मजबूत करी है। चाहे वो जिग्नेश मेवाणी हो या निखिल समाणी हो या अल्पेश ठाकुर हो या हार्दिक पटेल हो, इन सबके साथ में जो समझौता, कुल मिला के कांग्रेस की स्थिति हो गई है कि वो 22 साल सत्ता से बाहर रहने के बाद में बड़ी छटपटाहट की स्थिति में, कैसे भी वो सरकार बन जाए हमारी, कैसे भी हो रहा है। अब आज सवाल ये है कि जैसे इनने बताया, आपने बताया कि कांग्रेस ने डिक्लेयर किया है कि राहुल गांधी को हम चेहरा सामने लाके चुनाव लड़ेंगे। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे याद अच्छी तरह से जनता, प्रदेश, पूरे हिंदुस्तान की जनता राहुल गांधी के चेहरे को 50 बार नकार चुकी है। निश्चित रूप से जनता सीरियस नहीं ले रही है, मीडिया भी कोई सीरियस नहीं लेता राहुल गांधी को। आप भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं इस बात को। राजू श्रीवास्तव, जयपाल यादव, राजपाल यादव या जानी लीवर किसी भी पिक्चर के अंदर एंटरटेनमेंट के पात्र हो सकते हैं, लेकिन उस कथानक के मुख्य सूत्रधार नहीं हो सकते। पंजाब के अंदर अमरिंदर सिंह का चेहरा इनने सामने लिया, वहां अकाली दल भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। तो अच्छी बात है राहुल गांधी को गुजरात की जनता, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि कांग्रेस जो है वो नरेंद्र मोदी के ऊपर जितना आक्रमण करेगी, गुजरात की जनता बड़ी भावुक है, नरेंद्र मोदी को अपना आइकॉन मानती है, नरेंद्र मोदी को विकास पुरुष मानती है। ये नरेंद्र मोदी के ऊपर जितना आक्रमण करेंगे राहुल गांधी को, उतना ही गुजरात की जनता का नकारात्मक परिणाम मिलेगा। गुजरात की जनता नरेंद्र मोदी के ऊपर आक्रमण को गुजरात की अस्मिता का आक्रमण मान के चल रही है। फिर भी मैं एक बात जानता हूं अच्छी तरह से कि कांग्रेस ने कभी भी अपने पुरुषार्थ से कुछ पाने का प्रयास नहीं किया। कांग्रेस की स्थिति उस बिल्ली की तरह है जो छीके के नीचे बैठ जाती है। 2002 के अंदर वो शंकर सिंह बघेला के ऊपर उम्मीद लगा के बैठती है कि हमारे भाग्य से हमको सरकार दिला देंगे। फिर 2012 के अंदर केशुभाई पटेल, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी से बगावत की थी, तो इनको आशा की किरण जगी थी कि अब तो भारतीय जनता पार्टी में एक बहुत बड़े पटेल नेता ने बगावत की है। इस बगावत का परिणाम ये निकलेगा कि आपके भाग्य से छीका टूट जाएगा और हमको खाने को मिलेगा, हमको सरकार बनाने को मौका मिलेगा। और अब वो उम्मीद कर रही है कि जो ये क्या जिग्नेश मेवाणी हो या अल्पेश ठाकुर हो या हार्दिक पटेल हो या निखिल समाणी, जो भी ये है कि इनके भाग्य से छीका टूटेगा। लेकिन यहाँ एक बात जानना चाहूंगा, सरकार बनेगी। कांग्रेस कुछ गलत कर रही है, लीक से हट रही है, हर पार्टी को उम्मीद होती है। आपके यहाँ पे भी जोड़ तोड़ इसी तरह से किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव अभी हाल ही में जो हुआ था, उसमें स्थितियां यही थी कि काफी संख्या में लोग दूसरी पार्टियों से जो आए हुए थे उनको आपने टिकट दिया। अब तो मंत्री भी बने हुए हैं। नहीं, देखो आपको एक बात बताना चाहूंगा मैं, मंत्री, हाँ, गुजरात के अंदर आपने एक चीज देखी होगी, जब राज्यसभा का जो चल रहा था उस समय कांग्रेस के विधायकों ने, जिन्होंने बगावत की थी, उन्होंने स्वयं ने मीडिया के बीच में आकर कहा था कि हमको किसी ने भड़काया नहीं है, किसी ने भड़कलाया नहीं है, हम अपना राजनीतिक अस्तित्व यह मान के चल रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर हमारा राजनीतिक अस्तित्व खतरे में। आपने भी मीडिया के अंदर देखा होगा जी, आप भी मीडिया को कंटिन्यू देखते हैं, मैं तो बहुत कम देख पाता हूं, लेकिन आपने भी उस चीज को महसूस किया होगा कि कांग्रेस का विधायक खुद मीडिया के सामने आके इस बात को बोल रहे हैं, गुजरात में कांग्रेस समाप्त प्राय है, गुजरात में कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है, हम कांग्रेस के विधायक है। मैंने मेरी बात सुनिए हरिद्वार जी, हम कांग्रेस के विधायक है, हमें हमारा भविष्य कांग्रेस में अंधकार में ही नजर आ रहा है, इसलिए हमने भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी बात कही, आपने बहुत अच्छी बात कही कि वो 12-13 लोग जो आए उनको कांग्रेस में भविष्य देखा, भारतीय जनता पार्टी में आ गया, तो क्या सबको टिकट दे रहे हैं आप? अगर आप उनको टिकट दे रहे हैं तो बेचारे जो आपके कार्यकर्ता हैं वो क्या करेंगे? मैं ये नहीं कह रहा, दीजिए मेरी बात, मैं ये नहीं कह रहा, मैं जवाब दे रहा हूं, आप जवाब सुनिए, आप जवाब सुनिए, एक एक का जवाब देता हूं मैं आपको
पहली बात तो ये उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की है। भारतीय जनता पार्टी ने ये नहीं कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी में आइए हम आपको टिकट देंगे। उन्होंने कहा राजनीतिक भविष्य अंधकार उनको राजनीति में तो आदमी चुनाव ही लड़ना चाहेगा, वो उनके विवेक से उन्होंने निर्णय लिया है। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के विचारों को जानेगी, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की क्षेत्र की स्थिति को समझेगी और उसके बाद में पार्टी का जो कार्यकर्ता कहेगा, हमारे जो सर्वे रिपोर्ट आएगी, पार्टी का उच्च नेतृत्व जिसको स्वीकार करेगा उनको निश्चित रूप से हम टिकट देंगे। देखिए, मैं तो एक बात जानता हूं कि कांग्रेस में जो है वो दुष्ट और बेकार आदमी है और भारतीय जनता पार्टी में चले गया तो गंगा स्नान हो गया, वो शुद्ध और अच्छा। मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा। अगर आप ये समझते हैं कि जिग्नेश पटेल या हार्दिक पटेल या जिग्नेश निराणी जो भी हैं, अगर ये किसी काम के लिए निकम है तो आपके पार्टी का अध्यक्ष प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलता है कोई जरूरत नहीं इनकी, इनसे बात करने की जरूरत नहीं, हम इनसे बात भी नहीं करना चाहते, बोलते क्यों नहीं आप लोग? आप डरे हो, हम बात करके इसलिए हो गया। हम आपको क्यों बात करने से रोकेंगे? क्यों? राहुल गांधी बात कर रहे हैं, हम क्यों कहेंगे राहुल जी आपको बात करने की आवश्यकता नहीं है? हम कोई बात नहीं कर रहे, हम कोई बात नहीं कर रहे, हमने उनको इग्नोर कर दिया है, हमने उनको इग्नोर कर दिया है, हम उनसे कोई बात नहीं कर रहे। और क्यों दिखाए अपने? हमने देखो जी, आप भी हरिद्वार जी इस ड्रामे को आप अच्छी तरह से समझ सकते हो। कांग्रेस द्वारा दिखाई दिए हुए पैसे को ही वो दिखा रहे हैं, वरना 10 दिन पहले वो बीजेपी का सदस्य बनने के लिए आया था, 10 दिन बाद वो कांग्रेस को 10 लाख रुपए नोट दिखा के कह रहे हैं कि साहब हमने भारतीय जनता पार्टी वालों ने हमने अखबारों में कुछ भी नहीं है। देखो समाचार पत्र में एनबीटीवी पे आया था कि ये फलाना नेता आज राष्ट्रीय अध्यक्ष मिले, इससे बीजेपी को बड़ा फायदा मिला और इससे इसके आंदोलन में बड़ी टूट मिली। उनके स्वार्थ, वो स्वार्थ आपके हाथ में भूल गए। उन्होंने अपना स्वार्थ पार्टी के सामने जाहिर किया, पार्टी ने उनकी उपयोगिता नहीं समझी, पार्टी ने उनसे समझौता और सौदा करने का लिए मना कर दिया, उन्होंने कांग्रेस से सौदा कर लिया। 10 लाख 1 करोड़ रुपए कांग्रेस से लिए, 10 लाख रुपए जनता को दिखा दिए और ये कांग्रेस ने उनको इसी बात का पैसा दिया था कि आप भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करो। वो उस काम को करने में कितने सफल होते हैं तो जनता बताएगी, जनता नहीं बताएगी। लेकिन कांग्रेस का घृणित चेहरा जनता के बीच में आ चुका है। कांग्रेस के ड्रामेबाजी, कांग्रेस के अल्पेश ठाकुर को कांग्रेस में शामिल कर रहे हैं, ये भी जनता के बीच में आ चुकी है। देश के सबसे बड़े ड्रामेबाज आदरणीय हमारे देखो मेरी बात सुनो, आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनसे बड़ा ड्रामा कोई नहीं कर सकता। राहुल गांधी से बड़ा ड्रामा कौन करेगा साहब? राहुल जी को तो लोग कॉमेडियन के रूप में देखने लग गए, उनको कभी कोई गंभीरता से लेता ही नहीं है। गंभीरता से वो भ्रष्टाचार को बलात्कार को भ्रष्टाचार कुछ भी कह देते हैं। लेकिन कांग्रेस के नेता को अगर कोई गलती से निकल जाए जनता ने कई प्रदेशों में राहुल गांधी के चेहरे को ठुकरा दिया है। गुजरात और हिमाचल की जनता वापस उनको ठुकराएगी। भारतीय जनता पार्टी के विकास और नरेंद्र मोदी जो विकास पुरुष है, उन विकास पुरुष और विकास को वहां की गुजरात की जनता महत्व दे रही है, वोट देगी। आने वाला चुनाव आप जिस प्रकार हमेशा आपका छीका नहीं टूट पाता है, हर बार दिल्ली को निराश होकर लौटना पड़ता है, उसी प्रकार इस बार भी आपको 18 दिसंबर को वापस निराश होना पड़ेगा। इस बार आपको कोई छीका बिल्ली का छीका नहीं टूटेगा। इस बार एक बात सुनिए, देश का प्रधानमंत्री जो कि जीएसटी को और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाता है, खुला विरोध करता है, उनके वीडियो क्लिप्स हैं, मीडिया के पास भी हैं। आज वो उन्हीं चीजों के लिए अपने आप जीएसटी आप सुनना चाह रहे मेरे से? हाँ, मनमोहन सिंह जी जीएसटी को फिक्स 14% पे लाना चाहते थे, इस बात का विरोध किया। उस समय उन्होंने गरीब की आवश्यकताओं की पूर्ति के जो सामान थे उनको भी 14% किया था और जो लग्जरी आइटम थे उनको भी 14% किया था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था। अब भारतीय जनता पार्टी ने 0%, 2%, 5%, 12%, 18% और इस प्रकार 28% जो लग्जरी आइटम है उनके ऊपर 18% लगाया। जो गरीब की दैनिक उपभोक्ताओं की आवश्यकता है जो है उसको उन्होंने 2% और 5% लगाया। आप सुनिए मेरी बात, अगर आप लोग इतने ही सही हैं, अगर आप इतने भी सही हैं तो भूल गए आप? नहीं भूलेंगे, थक गए दिमाग को कुछ और कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, योगेंद्र जी याद आ जाएगा। कहना चाहता हूं कि 50% जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे आप लोग हमारे लिए बहुत बुरी तरह बोले थे, हम जान दे देंगे, कोई कहता था हम सर मुंडवा देंगे, अब 100% करवा रहे हैं आप। आपकी कथनी करनी में फर्क है, आपके पास कोई प्रोग्राम नहीं है। मनमोहन सिंह के छोड़े हुए प्रोग्रामों को अपने ठीक करके अपने नाम लगा के आप सुनिए, उस समय हमने आप पूरी बात जवाब देना। आपने
राजस्थान के अंदर जितने अस्पतालों को राजीव गांधी स्वास्थ्य केंद्र बनाए थे, उनको आपने सबसे पहले आते क्या किया? अटल स्वास्थ्य केंद्र कर दिया। आप लोग, अरे क्या गुनाह किया? मैं कह रहा हूं अटल जी बहुत आप महान आदमी क्या पहले बात सुनिए। आज देश की 6 लाख सड़कें केवल एक ही परिवार के नाम पे, सुनिए, आज देश के 35 लाख स्मारक केवल एक ही परिवार के नाम पे। अटल जी देश के राष्ट्रीय नेता रहे और देश के प्रधानमंत्री रहे, हमारे राष्ट्रीय नेता रहे, हमने प्रधानमंत्री। उसी अटल भाई ने कहा था कि राज धर्म नहीं अपनाने वाला आदमी है इस मोदी के लिए। अरे आप उनकी भाषा नहीं समझ पाए। अटल जी ने, आपने गलत ढंग से उनको इंटरप्रेट किया। जिस आदमी ने उसको बचाया, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम जो इनको हटा रहे थे, अडवाणी ने बचाया। अडवाणी का आज पार्टी में क्या हाल आपको? ये हमारी पार्टी का आंतरिक मामला है। आप हमारी पार्टी बारे मत बोलिए। हम आपसे यही तो कह रहे हैं ना, आप हमारी पार्टी का आंतरिक मामला है। मैं एक बात में जानना चाहूंगा कि मुकेश जी, ये तो सब आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या वास्तव में भारत की राजनीति मुद्दों पे आएगी? कुल मिला के सीधी सीधी बात यह है, माननीय नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में जो राजस्थान पूरे देश ने जो 3 साल में विकास किया, मुद्दों पर नरेंद्र मोदी राजनीति कर रहे हैं। और नरेंद्र जी ने विपक्ष की चाहे कितनी आलोचना मिली, लेकिन जैसे नोटबंदी का मसला रहा हो, जीएसटी का मसला रहा, उस देश के हित में जितने भी निर्णय हैं वो मुद्दों के ऊपर आधारित राजनीति कर रहे हैं और उसको वो कठोरता से लागू भी कर रहे हैं। मैं आखिरी सवाल आपसे है मेरा, हरिद्वाल जी, वास्तव में चुनाव कहीं पे भी हो, आने वाले दिनों में जिससे हम राजनीतिक बदलाव देख रहे हैं, मुद्दों से भटक करके व्यक्तिगत आक्रमण, आक्षेप या वो सब चीजें हम उठाने की कोशिश करते हैं, जिनका मुझे लगता है कि मतदाता पे कुछ सीधा उसका असर नहीं होता है, लेकिन एक ये कह सकते हैं कि आत्मसंतुष्टि के लिए नीचे दिखाने वाली बात या अपने आप को ये साबित करने की बात हो कि हम उससे बेहतर है, यानी कि उसकी शर्ट मेरी शर्ट से ज्यादा सफेद है। तो आपको लगता है कि ये देश की राजनीति की दिशा आप सही रूट पे लेकर के जाएंगे? मुझे मुश्किल लगता है, लेकिन आप बदल रहे हैं। देखिए, पहले कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जनसंघ जो हुआ करती थी, बड़ी आपस में लड़ाइयां होती थी, लेकिन आदरणीय सोनिया गांधी जी, इंदिरा गांधी जी ने जब जो कार्य किया, उसके लिए पूरी लोकसभा के अंदर आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा ये दुर्गाव का नहीं कहा। अटल जी अपने कितने इंटरव्यू में बात कह चुके हैं कि मैंने कभी इंदिरा जी को दुर्गा नहीं कहा। अभी उनकी भी रिकॉर्डिंग आ रही है, उन्होंने दुर्गा नहीं कहा है। सुनिए बात, 30 सेकंड का समय बस, बोलिए, बताइए। आज भारतीय जनता पार्टी अपने काम ही बता के ये दिखाना चाहती कि राहुल गांधी ठीक नहीं है, ये कितनी गलत बात है। आपको अपनी पार्टी से मतलब अपने काम बताइए, हमारे अपने अच्छे काम बताइए। बिल्कुल, कुल मिलाकर के आदमी की मानसिक स्थिति जब खराब हो जाती है तो दूसरे के ऊपर लांछन लगाने लग जाता है। वो काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कांग्रेस मजबूत है। और चलिए, मैं माफी चाहूंगा, गुजरात के चुनाव पे सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। रिजल्ट 18 दिसंबर को आएंगे, लेकिन मतदान 9 और 14 दिसंबर को होगा। जैसे जैसे तारीखें नजदीक आएंगी, वैसे वैसे ही आक्रमण तो बढ़ेंगे ही, साथ ही चीजें भी कई सामने आएंगी। कौन किधर दौड़ करके जाता है, कौन किसके साथ में लगता है, कौन कहां क्या कर रहा है, ये चीजें भी सामने आएंगी। लेकिन इतना कह सकते हैं कि जीत हार कुछ भी हो, लेकिन मुकाबला रोचक होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।